ओके, तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A56, दुनिया में सैमसंग का सबसे ज्यादा बिकने वाला मिड रेंज स्मार्टफोन। और ये है नोट 5, आज का बेस्ट मिड रेंज फोन। और इन दोनों फोन्स को कंपेयर करने के लिए मेरे पास एक बड़ा प्रैक्टिकल रीजन है। देखो, जैसे जैसे फोन का दाम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की अपने फोन से चाहते बदलती जाती हैं। जैसे 10 से 15 हजार वालों को सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, 15 से 25 हजार वालों को परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी अच्छा चाहिए। लेकिन जब कोई 30 हजार से ऊपर खर्च करने जाता है तो उसको अपने फोन से सब कुछ चाहिए, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू, सब कुछ। और यही रीजन है इस फोन के बेस्ट सेलिंग होने का, और इसीलिए मैं इसे इस नोट 5 से कंपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में केवल 3 ही ब्रांड है जिसको लोग प्रीमियम समझते हैं, एप्पल, सैमसंग एंड वन प्लस। तो मैंने इन दोनों फोन्स को इन 8 कैटेगरीज में टेस्ट कराया और बिलीव मी, जो मैंने सोचा था रिजल्ट बिल्कुल उसका उल्टा आया है। याद रहे, इस पूरे टेस्टिंग के दौरान मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया है, ना कि स्पेसिफिकेशन पे। तो अपने स्पेसिफिकेशन वाले चश्मे को उतार कर इस वीडियो को देखना। चलो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग एंड ये शुरू होते ही खत्म हो गई। बॉक्स में आपको न केस मिलता है न चार्जर, और फोन पर पहले से कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है। ऑन द अदर हैंड नोट 5 के साथ सब कुछ मिलता है, एक डिसेंट क्वालिटी का केस, 80 वॉट का फास्ट चार्जर, फोन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर, सब कुछ। सो विदाउट बीइंग ड्रामेटिक, अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर होता तब भी मैं इसको 6 देता था, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ 4। नोट 5 के लिए अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। लेकिन कोई बात नहीं, बॉक्स को देख के समझ में आ रहा होगा कि अनबॉक्सिंग सैमसंग का उतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। चलो इसके स्ट्रॉन्ग एरिया में चलते हैं। द बिल्ड क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस, डिजाइन दोनों का बिल्कुल सेम है। आपको लग रहा होगा मैं इस कैमरा मॉड्यूल को देखकर ये बात कह रहा हूँ, ये तो देखो सबको दिख रहा है। मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ जो किसी को नहीं दिखी। ये दोनों फोन्स इतने सिमिलर हैं कि जब इन दोनों को एक साथ ऐसे रखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसे एक ही मोल्डिंग मशीन से बनाया गया है। नोट 5 का केस भी A56 पर परफेक्टली मैच हो जाता है। इसके बाद भी इन हैंड फील में सैमसंग थोड़ा सा चौड़ा फील होता है और वन प्लस नहीं। उसका रीजन है सैमसंग यहाँ से काफी शार्प है, और एक्चुअली में अगर बिना केस के इसे यूज करो तो ये अनकंफर्टेबल नहीं रहता, लेकिन चुभता है। वहीं नोट 5 इस कर्व की वजह से पतला भी फील होता है और कंफर्टेबल भी। बट हाँ, क्योंकि इंडिया में सारे लोग केस लगाकर फोन यूज करते हैं और मैं एडवाइस भी यही करता हूँ कि केस लगाकर ही यूज करना चाहिए, तो केस लगाने के बाद दोनों फोन की इन हैंड फील एक्जैक्टली सेम हो जाती है। दोनों में आगे पीछे ग्लास दिया हुआ है। A56 के अंदर आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, और नोट 5 में गोरिल्ला ग्लास 7i। पीछे की तरफ कौन सी प्रोटेक्शन है ये वन प्लस ने हमें नहीं बताई है। सैमसंग ग्लॉसी फिनिश में आता है, इसलिए थोड़े फिंगरप्रिंट वगैरह इस पर लगेंगे। नोट 5 मैट में आता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिनिशिंग वन प्लस की अच्छी है, कलर मुझे सैमसंग का ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, A56 का फ्रेम भी एल्यूमिनियम का है, नोट 5 में प्लास्टिक है। IP रेटिंग में भी सैमसंग बेटर है, बट ये दोनों अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। जिस प्राइस के ये फोन है, इन दोनों फोन्स में IP68 होना चाहिए था। इस कैटेगरी में अभी तक आपको लग रहा होगा सैमसंग के पास एक एडवांटेज है, बट वन प्लस के पास भी अपने 2 एडवांटेज हैं। पहला, IR ब्लास्टर। अगर आपने कॉलेज में प्रोफेसर को पढ़ाते पढ़ाते उनका प्रोजेक्टर बंद करा है तो आपको इस IR ब्लास्टर के ऑरा का पता होगा। उसके अलावा मेरे पापा भी नोट C4 यूज कर रहे हैं, तो वो अपने फोन से टीवी को ऑपरेट करके अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करते रहते हैं। तो IR ब्लास्टर काम की तो चीज है। दूसरा है ये प्लस की। अब अभी के लिए ये एक छोटा एडवांटेज है, लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत तगड़ी है। मैंने इसे अभी कैमरा के लिए लगा रखा है। मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है जहां पर मुझे तुरंत फोटो लेनी है, तो मैं जब तक जेब से फोन निकालता हूं मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन हो चुका होता है। अब हाँ, डबल टैप करके सेम काम मैं अपने सैमसंग से भी करवा सकता हूं, बट अगर मान लो कि इसमें लॉन्ग प्रेस करने पे कुछ और होने लगा, सिंगल टैप या डबल टैप करने पे कुछ और होने लगा, तो इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है। और अभी इसके अंदर एप्स वगैरह के भी सपोर्ट नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो ये और भी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो ओवरऑल A56 प्रीमियम है और नोट 5 प्रैक्टिकल। लेकिन क्योंकि इस कैटेगरी में हम प्रीमियमनेस ही देख रहे थे, तो नोट 5 को मिलता है 7 और A56 के लिए है सॉलिड 8.5। आधा नंबर मैंने इसके शार्प एज के लिए काट रखा है। आई डोंट लाइक शार्प थिंग्स, आई लाइक कर्व्स। अब इससे पहले आपको इससे किसी और की याद आ जाए, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फोन के ऑन होते ही सैमसंग में सबसे पहले आपको ये बेजल्स नोटिस होंगी, जो कि काफी ज्यादा हैं फॉर द प्राइस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पता है कि सैमसंग एप्पल को भी डिस्प्ले सप्लाई करता है, तो अपने इस बेस्ट सेलिंग फोन में तो उसने सबसे बेस्ट ही डिस्प्ले लगाई होगी। मैंने भी ऐसे ही सोचा था। A56 के अंदर फुल HD प्लस और नोट 5 के अंदर 1.5 के AMOLED डिस्प्लेज हैं। दोनों फोन्स में आपको हर जगह HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। A56 की HBM ब्राइटनेस 1200 निट्स है और नोट 5 की 1400। तो अगर सिर्फ स्पेक्स को देखें तो वहां पर नोट बहुत क्लियरली जीत जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस का क्या? देखो, मैं अगर सच बताऊं ना, डिस्प्ले क्वालिटी वाइज मुझे इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिखा। इनका ये जो रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस के अंदर अंतर है वो आपको दिखेगा, बट तब जब आप इन दोनों को एक साथ ऐसे यूज करोगे। और रियल लाइफ में दो फोन्स को ऐसे कौन यूज करता है? हाँ, एक चीज है जहां पर ये स्पेसिफिकेशन में भी बहुत ज्यादा है और एक्सपीरियंस में भी, वो है टच सैंपलिंग। A56 में आपको कन्वेंशनल 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग मिलती है और नोट 5 के अंदर आपको 3000 हर्ट्ज की। इसका जो टच एक्सपीरियंस है वो इससे बहुत अच्छा है। A56 का फिंगरप्रिंट सेंसर भी नोट 5 के कंपैरिजन में काफी स्लो है। इस नोट 5 के टच एक्सपीरियंस को मैं इजीली इस फ्लैगशिप फोन से कंपेयर कर सकता हूँ। तो ओवरऑल नोट 5 स्पेक्स में जरूर जीत रहा है, बट
बट एक्सपीरियंस वाइज ऑलमोस्ट चीजें काफी ज्यादा सेम है। इसी वजह से सैमसंग को 8.5 एंड OnePlus को 9। आधा नंबर मैंने इसके अच्छे टच सैंपलिंग और एक्वा टच वाले फीचर के लिए दिया है, क्योंकि मैं आजकल नहाते टाइम फोन को यूज कर रहा हूं, तो साबुन वगैरह लगाने के बाद भी ये Note 5 काफी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। अब डिस्प्ले की बात हो गई है तो स्पीकर्स और हैप्टिक्स भी देख लेते हैं। OnePlus का स्पीकर आपको थोड़ा सा लाउड फील हो सकता है, बट सैमसंग के स्पीकर में डेप्थ है। सैमसंग थोड़ा सा फुलर फील होता है, जैसे प्रीमियम फोन के स्पीकर्स होते हैं। सेम कहानी हैप्टिक्स की भी है। दोनों फोन्स में बहुत ही तगड़े हैप्टिक्स हैं, बस इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, इसकी मीडियम सी है। पर्सनली मुझे मीडियम ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे टीम वालों को सबको इसकी अच्छी लगी है, तो ये आपके ऊपर है। और हैप्टिक्स के इंप्लीमेंटेशन में तो OnePlus का कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन सैमसंग ने भी यहाँ कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो ओवरऑल दोनों को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। अभी तक कंपटीशन बहुत सॉलिड चल रहा है, सैमसंग थोड़ा सा पीछे है ना। चलो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर चलते हैं, द सॉफ्टवेयर। मैंने कई बार कह रखा है, जितने यूट्यूबर हैं सब यही कहते हैं, One UI इज द किंग ऑफ एंड्रॉइड स्किन्स, बट कहीं ना कहीं ये आधा सच है। सैमसंग One UI के दो हिस्से हैं, एक One UI फॉर S एंड Fold सीरीज एंड One UI फॉर द रेस्ट। इसका मतलब क्या है वो एक बार देख लो। A56 और S24 Ultra दोनों में One UI 7 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। दोनों के डिजाइन लैंग्वेज और एनिमेशन वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है, लेकिन जिन फीचर्स के लिए One UI को किंग माना जाता है वही सारे फीचर इस A56 में नहीं है। सबसे पहले तो मैंने 45,000 रुपए देके इस फोन को खरीदा और तब भी इसके अंदर ये ग्लैंस मिलता है, और यहाँ पर ये सैमसंग का पोस्टर भी दिया हुआ है जहां पर लगातार एड्स चलते रहते हैं। अब हाँ, मैं एक क्लिक से इसको हटा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों हटाऊं? 45,000 रुपए दिए मैंने इसके। मिसिंग फीचर में सबसे बड़ी चीज जो इसमें नहीं है वो है गैलेक्सी AI। नो इंटरप्रेटर, नो ऑन कॉल ट्रांसलेशन। मेरी तरह अगर गवार हो और कंपनी से कोई मेल आता है, उसका रिप्लाई इंग्लिश में देना होता है, तो ये राइटिंग टूल इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, वो इसमें नहीं है। और इस Note 5 के अंदर ऑक्सीजन OS के अंदर जितने AI फीचर्स हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं, और वो सारे प्रैक्टिकल भी हैं और अच्छे से काम भी करते हैं। एनिमेशन और स्मूथनेस की बात करूं, दोनों बहुत प्यारे हैं और दोनों बहुत मक्खन चलते हैं। बट जैसा मैंने कहा, टच सैंपलिंग रेट इसकी ज्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा फास्ट फील होता है इससे। बाकी रैम मैनेजमेंट दोनों का अच्छा है, मैंने कभी कभार ही इक्का दुक्का एप्स को रीलोड होते हुए देखा है। हाँ, एक चीज है जो सैमसंग में बहुत अच्छी है, अगर आप किसी भी वीडियो पर ऐसे लॉन्ग टैप करके रखते हो तो वो स्लो मोशन में चलने लगती है, वो वीडियो किसी भी FPS में शूट हुई हो। तो ये एक सच में बहुत अच्छा फीचर है, जिसके लिए मैं इसको आधा पॉइंट तो जरूर दूंगा एक्स्ट्रा। और आधा पॉइंट इसको इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए भी मिलेगा। इसमें 6 साल का OS और 6 साल का ही सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। Note 5 में आपको 4 साल तक OS अपडेट मिलेगा, जो कि कहीं से भी कम नहीं है। तो इस कैटेगरी को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर क्लियर विनर सैमसंग को सोच रहा था, बट 45,000 रुपए के अंदर इस सॉफ्टवेयर को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इसे 8 नंबर ही दूंगा। इसमें मैंने सारी चीजें कंसीडर कर रखी है, जितना भी तुम्हारा धूम धड़ाका होता है ना, नॉक्स सिक्योरिटी और ये सारा कुछ, वो सब इसके अंदर इंक्लूड करके 8 आउट ऑफ 10। Note 5 में क्योंकि बहुत सारे AI फीचर है और सारे काम करते हैं अच्छे से, इसलिए 9 आउट ऑफ 10। चलो, हम काफी टाइम से भी सैमसंग के एरिया में जाकर लड़ रहे थे, अब बात करते हैं इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, जो है परफॉर्मेंस। सैमसंग में है Exynos 1580 और OnePlus में Snapdragon 8s Gen 3। मेरे पास दोनों का 12GB वाला वेरिएंट है, दोनों में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है। अगर आपको बेंचमार्क्स में इंटरेस्ट है तो ये रहे उसके रिजल्ट्स। इसमें OnePlus क्लियर विनर है। गीक बेंच की भी सेम कहानी है, ये तो उनके लिए था जिनको नंबर्स देखने होते हैं, हम तो यहाँ पर एक्सपीरियंस टेस्ट करने आए ना। तो डे टू डे यूज केस के अंदर दोनों में कोई कमी नहीं है। हाँ, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, ऐप स्विचिंग, ये सब Note 5 में ज्यादा फास्ट फील होता है, बट सैमसंग भी कहीं से पीछे नहीं है। और क्योंकि Note 5 के अंदर इस प्राइस का सबसे बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम लगा रखा है, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और सस्टेनेबल है। सैमसंग के अंदर अगर लोएस्ट सेटिंग के अंदर भी फुल FPS में गेम खेलोगे तो जब बहुत ज्यादा बंदे आ जाते हैं तो ये लैग करता है। इसमें क्योंकि ऑलरेडी 144 हर्ट्ज पे चल रहा है, वो भले फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह का गेम है, बट क्योंकि 144 हर्ट्ज पे चल रहा है तो फ्रेम ड्रॉप होने के बाद भी नॉट मैक्स टू मैक्स 90 या 100 FPS पर रहता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें गेमिंग के और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट बाईपास चार्जिंग है, वो गेमर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है। तो बिना ज्यादा बेइज्जती करे इस राउंड को खत्म करते हैं। इस कैटेगरी में कोई भी चीज देख लो, चाहे स्पेक्स या एक्सपीरियंस, Note 5 क्लियर विनर है। अ सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10, 9 देता मैं अगर इसमें 8s Gen 4 होता तो, एंड 7 फॉर A56। चलो अब बात करते हैं इस कंपैरिजन के सबसे टफेस्ट पार्ट की, द कैमरास। Note 5 में 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। A56 में 50 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मैंने इस तीसरे वाले सेंसर के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, इसका किसी को यूज नहीं है तो नहीं बात करते इसके बारे में। चलो दोनों की फोटोज एक बार देखो। आप ये जितनी भी फोटोज देखोगे, पहली फोटो से ही आपको ये पता चल जाएगा कि OnePlus थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फोटोज लेता है कंपेयर टू सैमसंग। मेरे दोस्तों में कुछ लोगों को OnePlus ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली सैमसंग अच्छा लगा। जैसे यहाँ पर देखो, Note 5 में आपको ये अशोक चक्र ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। नॉर्मली अगर एक झटके में देखोगे तो शायद आपको ब्लैक दिखेगा, वहीं अगर मैं सैमसंग की फोटो देखूं तो यहाँ पर क्लियर ये ब्लू कलर का दिख रहा है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब बहुत ही
हार्ड सिचुएशन हो। नॉर्मल सिचुएशन में OnePlus भी बहुत ही एक्यूरेट कलर लेता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस ब्राउन और ब्लैक कॉफी के अंदर ज्यादा सैचुरेशन के चलते दोनों को सिमिलर करा जा सकता था, लेकिन OnePlus ने काफी अच्छे से दोनों को अलग अलग कलर करके रखा है। अब ये कॉन्ट्रास्टी फोटोज Nord 5 के लिए इंडोर में जो कमजोरी है, आउटडोर में यही चीज उसकी एडवांटेज बन जाता है। मोर देन 80% ऑफ द फोटोज आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाली पसंद आएंगी जब आप आउटडोर में फोटोज लोगे। इसके अलावा टेक्निकलिटीज में अगर बात करूं तो OnePlus की फोटोज ज्यादा शार्प है। कलर कंसिस्टेंसी दोनों की ही बहुत अच्छी है, मतलब अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल लेंस से जो दोनों फोटोज कलर्स लेते हैं वो काफी एक्यूरेट है। बाकी OnePlus में एक ग्रुपिफाई का फीचर है, जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फीज वगैरह लेते हैं तो ये देखेगा कि अलग अलग लोग किस लाइटिंग कंडीशन में है, कितने दूर है, कितनी डेप्थ है, तो इन सारी चीजों को ये अलग एल्गोरिदम से प्रोसेस करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्फीज। तो ओवरऑल फोटोज में मुझे कलर साइंस सैमसंग की ज्यादा अच्छी लगी और डिटेलिंग OnePlus में। फ्रंट कैमरा में क्लियर विनर OnePlus है। डिटेल, शार्पनेस, कलर्स, लाइटिंग सब कुछ ये बहुत अच्छा लेता है। वीडियोस के लिए भी मैं सेम चीज कहूंगा। कलर्स मुझे सैमसंग के ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन एक बार इस स्टेबिलिटी को देखो, ऐसा लग रहा है मैं सैमसंग का कोई 10-15 हजार का फोन यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप मेन सेंसर से व्लॉगिंग वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी दोनों में बहुत अच्छे से हो जाएगी। 1% की भी कमी दोनों में से किसी में नहीं है। तो ओवरऑल इस कैटेगरी को जज करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन डिटेल्स में थोड़ी सी कमी और वीडियो में स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी ना होने की वजह से मैंने इसके 1 नंबर काट लिए और फिर आधा नंबर मैंने कलर साइंस के लिए दे भी दिया। तो A56 के लिए 8 आउट ऑफ 10 और Nord 5 के लिए 8.5 आउट ऑफ 10। ये जो आधे नंबर है ये इसके गैलरी में जितने भी AI के फीचर्स है सारे के सारे उसके लिए हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज बैटरी एंड चार्जिंग, और यहाँ पर भी OnePlus क्लियर विनर है। इसमें 6800 mAh बैटरी है विद 80 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग, जो AC में 55 से 60 मिनट के अंदर 0 to 100 हो जाता है और नॉन AC कंडीशन में 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। सैमसंग में वही 5000 mAh की बैटरी है जो 45 वॉट पे चार्ज होती है। AC के अंदर 1 घंटा 10 मिनट में फुल चार्ज होगा और नॉन AC के अंदर 1 घंटा 20 1 घंटा 25 मिनट के आसपास ले लेता है। तो A56 इज 8 एंड Nord 5 इज सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। तो सैमसंग गैलेक्सी A56 का टोटल स्कोर हुआ 60 और Nord 5 का 69.5। याद रहे मैंने ये पूरा कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर करा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सैमसंग जीतेगा, बट रिजल्ट उल्टा आया है। अगर सैमसंग हारता भी तो मुझे लग रहा था कि 1-2 पॉइंट से हारेगा, बट 9.5 इज अ लॉट। तब ऑब्वियसली आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फोन फिर इतना बिकता क्यों है। तो इसका कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन में जो दुकानदार बेचना चाहता है वही चीज बिकती है और इसीलिए ये फोन इतना बिक जाता है। बट एक्सपीरियंस, कैमरा, परफॉर्मेंस, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर OnePlus इज आर क्लियर विनर। बाकी मुझे तो नहीं लगता अब Nord 5 के फुल कंपैरिजन की जरूरत है। अगर जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आपको Xiaomi के डाउनफॉल का पता करना है कि वो क्यों हो रहा है और आगे क्या कर सकता है Xiaomi, उसके लिए यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।